सभी बच्चों को सुप्रभात। कक्षा 12 की विषय हिंदी आधार की कक्षा में आज आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं डायरी के पन्ने नामक पाठ, जो वितान भाग 2 का चौथा और अंतिम पाठ है। इस पाठ की लेखिका हैं एन फ्रैंक, और मैं चाहती हूँ कि इस पाठ के विषय में आज हमारे बीच मौजूद हमारी पूर्व विद्यार्थी कुमारी अनन्या मिश्रा हमारे सभी विद्यार्थियों को अपने शब्दों में इस पाठ की चर्चा करें, इस पाठ के विषय में बताएं, इसकी पृष्ठभूमि बताएं और विशेष तौर पर एन के बारे में चर्चा करें। तो मैं शेयरिंग को रोक रही हूँ और अब मैं चाहूँगी कि अनन्या हमारी बात तो सुनी रही है। अनन्या अपने विचारों को सब बच्चों के सामने रखें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी मैम, बट मेरा थोड़ा वीडियो कैमरे में प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, बोलिए बेटा। मैम, आपने जब मुझे बोला था, आपने जब मुझे ऑफर किया कि मैं ये चैप्टर आपकी क्लास में डिस्कस करूं, तो उस टाइम पे क्योंकि 1 ईयर हो गया था मुझे चैप्टर पढ़े हुए, तो मुझे चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ा। एंड उसको पढ़ने के दौरान क्योंकि मुझे यहाँ समझाना था, तो मैंने काफ़ी पीछे से रिसर्च भी करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगी अच्छे से। बहुत अच्छी। सबसे पहले तो मैं जो भी दिन है, एक बार मैं बस एक ओवरव्यू देना चाहूंगी कि चैप्टर में क्या क्या है एंड किस तरीके से अपनी डायरी से बात करती है और क्या क्या लिखती है। और डेट्स को मैं थोड़ा कंसिडर नहीं करूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो डेट्स पास है, लेकिन बाद में ईयर के गैप में है वो डेट। तो सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो एन ये कहती है कि बहुत ही गड़बड़ हो गई है, बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें हो गई है मेरी लाइफ में, और मैं तुम्हें वो समझा भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि एकदम से उनके घर में मार्गोट को कैंप के लिए बुलावा आ जाता है। मार्गोट कौन है बेटा, बताते चलेंगे बच्चों को। मार्गोट कौन है? मार्गोट जो है वो मार्गोट एन फ्रैंक की बड़ी बहन है, जो कि एट प्रेजेंट उससे 3 साल बड़ी है, 16 साल की है जी। तो वो लोग ये बात 5 जुलाई की इसमें बताई गई है। तो 5 जुलाई के दिन शाम के वक्त एन फ्रैंक के घर पे ये खबर आती है कि मार्गोट को बुलावा आया है कॉन्सेंट्रेशन कैंप से। कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बारे में वो लोग बहुत डर। आप कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बारे में थोड़ा सा बताइए। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो है वो अगर मैं उन्हें हिंदी में कहूँ तो वो है यातना घर। में जो यातना का अर्थ कोई बच्चा बताएगा? यातना का क्या अर्थ होता है? पीड़ा देना। पीड़ा देना। तो ऐसे घर जहाँ लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बंधक बनाकर पीड़ा देने का काम किया जाता था। अब ये आप धीरे धीरे देखिए, आप पाठ की परतें खुल रही हैं। सबसे पहले अनन्या ने आपके सामने एन का परिचय रखा, फिर मार्गोट का परिचय रखा। मार्गोट के बाद आपके सामने आया यातना गृह, या ऐसा स्थान जहाँ पर लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं इकट्ठा करके, और बुला बुला कर वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। हाँ जी अनन्या, आगे बोलिए। जब एन फ्रैंक को ये बात पता चलती है कि उसकी बहन को बुलावा आया है, तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे अपनी बहन की चिंता हो जाती है। उसे ये लगता है कि आखिर वहाँ उसके साथ क्या होगा, और वो बहुत डर जाती है। तो वो लोग रात में अपने पापा के आने का वेट करते हैं, और जब उनके पापा आ जाते हैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, तो वो मिलकर के सारे सामान की पैकिंग शुरू कर देते हैं, ताकि वो अगले दिन ही अपनी सीक्रेट एनेक्सी में जाके छुप सकें। अब आप मुझे ये दो चीजें बताएंगी अनन्या। पहली चीज, एनेक्सी का क्या अर्थ है, और ऐसी क्या बात हुई बुलावा आने पर कि उन्हें एनेक्सी में छुपने का निर्णय लेना पड़ा? पहली बात, एनेक्सी क्या है?
मैम एनएक्सटी जो है मैं हिंदी में थोड़ा नहीं कोई बात नहीं, आपके लिए वर्ड नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी ना। हाँ बताइए। मैम एनएक्सटी जो है वो उन्होंने जो उनके पापा का ऑफिस था उसी के पीछे उन्होंने एक पूरा 3 फ्लोर का उनका फ्लैट, एक हाउस के जैसा, जहाँ पे वो सीक्रेटली अज्ञातवास में वॉर खत्म होने तक रह सकते। अच्छा, अब आपको सभी को ये बात समझ आ गई होगी जो अनन्या ने कहा। एनेक्सी का मतलब ये हुआ, एक तरह से आप उसको तहखाना बोल सकते हैं। आमतौर पर कल मेरी और अनन्या की बात इस बारे में काफ़ी हुई है। आमतौर पर हम ये मानते हैं कि तहखाना ज़मीन के नीचे होगा, लेकिन यहाँ जो घर एन का मिलता है हमें, और जो वीडियो हमें मिल रही हैं यूट्यूब पर, जो हमें विकिपीडिया पर और बाकी काफ़ी जगहों पर जो रिसर्च हुई है, तो ये पता चल रहा है कि वो जो एनेक्सी है, वो जो तहखाना है, वह घर के नीचे नहीं है बल्कि सीढ़ियों से कहीं ऊपर जाता है वो। और सीढ़ियों के आगे बड़ी सी अलमारी इसलिए रख दी गई कि सारा परिवार उस एनेक्सी में या उस तहखाने में रहे और बाहर से किसी को पता न चले कि फ्रैंक परिवार यहाँ पर रह रहा है। अनन्या, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये था कि ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा, ये बुलावा आने का क्या अर्थ था? मैम इतनी डिटेल में जिस हिसाब से मैंने रिसर्च की है उससे मुझे ये पता चला है कि उनके लिए जो जैसे वो ज्यूस थे, ज्यूस और आप, उनको एक मिनट अनन्या, आप बेटा नोट कर लीजिए। फ्रैंक परिवार एक यहूदी परिवार था। ह पर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, द पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। एक यहूदी परिवार था। अब यहूदी शब्द सुनकर आपको कुछ याद आने लगा होगा, क्योंकि आपने कक्षा 9 और 10 में दूसरे विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा है। हाँ अनन्या, अब आगे बताइए। यहूदी परिवार था। और मैम इस रिसर्च से मुझे ये भी पता चला कि उस टाइम पे यहूदी परिवार को बुलावा तो आता ही था, साथ में अगर वो लोग नहीं जाते थे तो उन्हें अरेस्ट करके ले जाया जाता था, और उसके बाद उनकी पनिशमेंट और ठीक है अनन्या, 2 मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगी। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी पृष्ठभूमि के बारे में। बच्चों, ये वो समय था जब पूरे यूरोप में एडोल्फ हिटलर का वर्चस्व था। 1930 के आसपास एडोल्फ हिटलर एक शक्तिशाली कमांडर के रूप में, सेना के कमांडर के रूप में उभरने लगा, और दूसरे विश्व युद्ध के होने के पीछे बहुत बड़ा कारण एडोल्फ हिटलर की साम्राज्यवादी नीति थी। वह चाहता था कि जर्मनी, क्योंकि वो जर्मन का शासक था, जर्मन की सेना का कमांडर था, तो वह चाहता था कि जर्मन का साम्राज्य पूरे यूरोप में हो, ब्रिटेन में हो, रूस में हो, यानी पूरे विश्व में हो। तो ऐसी चाह रखने वाला यह सम्राट, क्योंकि एक यहूदी नहीं था और उसके बचपन की कुछ ऐसी कड़वी यादें थीं जिसके कारण वह यहूदियों से सख्त नफरत करता था, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था। इसलिए उसके देश में या जहाँ जहाँ वो कब्जा कर लेता था, जिन देशों पर, यहाँ मैं एक बार फिर रोकूंगी, आप कंफ्यूज मत होइएगा स्टोरी में। एन फ्रैंक का जन्म नीदरलैंड्स में हुआ था। नीदरलैंड तब जर्मनी का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में जर्मनी ने नीदरलैंड्स को जीत लिया साम्राज्यवादी नीति के तहत, और जीतने के बाद नीदरलैंड्स जर्मनी के अंदर आ गया, और नीदरलैंड में रहने वाले सभी यहूदियों से, केवल वहीं के नहीं, पूरे संसार के यहूदियों से वह सख्त नफरत करता था। और उसकी सेना, जो नाजी सेना कहलाती थी, वह यहूदी परिवारों को प्रताड़ित करने के लिए, उन्हें मारने के लिए और उनके घर की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए इस तरह के कंसंट्रेशन कैंप्स में, यातना गृहों में उन्हें रखती थी। अनन्या, आगे बढ़ो। जैसा कि मैम ने कहा यातना गृह के बारे में, इस बारे में मैं एक और बात यहाँ बताना चाहूंगी कि अगर आप चैप्टर आगे पढ़ें तो उसमें एन ने एक एंट्री में ये बात लिखी है कि वो बहुत ही ग्रेटफुल है कि उसके पापा के दोस्त किस तरीके से उनका ख्याल रख रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे, जबकि वो ये बात बहुत ही अच्छे से जानते थे कि अगर नाजी सेना ने उन्हें यहूदियों की मदद करते हुए पकड़ लिया तो उन्हें भी बहुत कड़ी सजा मिलने वाली है। और उसके बाद भी उन लोगों ने
अज्ञातवास के जो 2 साल थे उन्होंने उनको खाने पीने की चीजें लाने में मदद की है, कपड़े वगैरह दिलवाने में मदद की है। और क्योंकि ये लोग अज्ञातवास में थे तो इन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि बाहर लाइफ में क्या हो रहा है, एक्सेप्ट फॉर रेडियो पे वो लोग खबरें सुनते रहते थे। तो बाकी सारी खबरें, इनका एंटरटेनमेंट सोर्स सब इनके फ्रेंड्स ही थे। तो आगे चल के एन ने काफी तारीफ की है इस बारे में। और अब मैं स्टोरी पे अगर वापस आऊँ तो पहली अपनी एंट्री में हम थे, एंड अपने बारे में बताती कि अब अगले दिन 6 जून को उन लोगों ने निकलने का प्लान किया है। और उनकी माँ उन्हें बताती है कि हाँ अनन्या, मैं माँ उन्हें बताती है कि हाँ बोलो 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 बोलो। उनकी माँ उन्हें बताती है कि वो ओरिजिनली पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे और 16 जून को वो अज्ञातवास में जाने ही वाले थे। लेकिन क्योंकि मार्गोट को एकदम से बुलावा आ गया, इसलिए उन्हें अपना प्लान 10 दिन आगे बढ़ाना पड़ा। ठीक है। अनन्या, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। सब बच्चे जानना चाहते हैं ये कि एन ने ये सब बातें कहाँ लिखी और किसको संबोधित, हाँ किसको अभी आप डिटेल में बताइएगा किसको संबोधित करके लिखी, क्योंकि हमारी क्लास के बच्चे भी डायरी लिख रहे हैं आजकल। डायरी, साहसिक डायरी प्रलेखन का कार्य इनका भी चल रहा है। तो मैंने इन्हें छूट दी है कि आप किसी को भी संबोधित करके लिखें। और कुछ बच्चों ने पूछा कि मैम आप बताइए किसको संबोधित करना चाहिए, तो मैंने इनसे कहा कि प्रिय डायरी करके आप लिखिए। तो क्या एन ने भी प्रिय डायरी करके लिखा या कुछ और लिखा? अगर कुछ और लिखा तो उसके पीछे उसकी भावना क्या थी, ये बताइए। मैम, एन ने ये जो डायरी है, ऑफ कोर्स डायरी जो उसकी हम पढ़ रहे हैं, उसमें किटी नाम की गुड़िया को संबोधित करते हुए लिखी है। और उसका भाव यहाँ पे ये है कि क्योंकि वो अपने परिवार में सबसे छोटी थी, 13 बरस की, और उससे एकदम से उसने अपने आप को इस स्थिति में पाया कि वो अपने आसपास सब लोगों के बीच में, इतने बड़े लोगों के बीच में कोई उसकी भावना को समझने वाला उसका हम उम्र दोस्त नहीं था। और जो लोग थे वो सारे उसको आगे डायरी में उसने कई जगहों पे लिखा है कि उससे हमेशा ऐसा फील होता था कि लोग उसे गलत समझते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो उन सब बातों को वो किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बड़े लोगों से आर्ग्यूमेंट करना सही नहीं माना जाता। तो अपनी इस हम उम्र दोस्त की कमी की वजह से उसने अपनी डायरी को अपना दोस्त माना और उसे किटी नाम से संबोधित किया, जो कि उसकी प्यारी गुड़िया थी। और उसमें वो अपनी हर एक मन की बात, उसमें जो फील करती थी या जो उसे गलत लगती थी दूसरों के बारे में या अपने बारे में, वो सब बातें वो उसमें शेयर किया करती। बहुत अच्छे बच्चों, यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि जिस समय डायरी लिखना आरंभ किया एन की उम्र सिर्फ 13 साल थी और हम सबसे छोटी थी, मुझसे तो बहुत ही छोटी, आपसे भी बहुत छोटी थी। तो जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि 13 साल की एक बच्ची क्या लिख सकती है। और वो कुछ ऐसा लिखकर चली गई जो इतिहास का दस्तावेज बन गया, डॉक्यूमेंट बन गया, और आज सारे संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली डायरीज जो हैं उनमें सबसे नंबर 1 पर बेस्ट सेलर डायरी एन फ्रैंक की डायरी है, जिसको अंग्रेजी में छापा गया। इसके बारे में बाद में अनन्या बताएगी। अंग्रेजी में उसका नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो मैं अनन्या को थोड़ा सा विश्राम दूंगी। मैं अब थोड़ा सा परिचय आपसे करवाना चाहूँगी उन सब लोगों से जो कि एन के साथ एनेक्सी में तहखाने में बंद थे। यहाँ एक छोटा सा वीडियो है, आवाज़ उसमें नहीं है लेकिन वो म्यूज़िक के साथ वीडियो है, और मैं आवाज़ आपको मैं बताती रहूँगी उसमें कि कौन कौन है। तो आइए चलते हैं उस वीडियो की ओर। एन के जीवन से जुड़े लोग, आइए देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले है एन, या कहीं कहीं इसको एनी भी कहा गया है क्योंकि इंग्लिश में स्पेलिंग ANNE है, तो कहीं कहीं एनी कहा गया है और हिंदी की पुस्तक में आपके एन लिखा है। एन के पिता का नाम था ऑटो फ्रैंक
और माँ का नाम था एडिथ फ्रैंक। तो ऑटो फ्रैंक और एडिथ फ्रैंक की बेटी है एनी या एन। ये है ऑटो फ्रैंक जो एनी और उसकी बहन मार्गोट के पिता हैं। मैम वीडियो शेयर नहीं हो रही है। वीडियो शेयर नहीं हो रही। अच्छा, वीडियो शेयर नहीं हो रही है क्यों? अच्छा ओके, मैंने शेयर किया ही नहीं था, अभी करती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी सीख ही रही हूँ बहुत कुछ। अब हो जाएगी, शुरू से लेते हैं। हम देखने जा रहे हैं एन के जीवन से जुड़े लोग। मेरे ख्याल से अब दिखाई दे रहा होगा सभी को। दिख रहा है? दिख रहा है बेटा? यस मैम। ये एन है, मैंने अभी जैसा बताया। एनी भी कहीं कहीं कहा गया। ये उसके पिता हैं ऑटो फ्रैंक, ये माँ है एडिथ फ्रैंक। मार्गोट और एनी की माँ है ये है मार्गोट, जिसके विषय में अनन्या ने अभी बताया कि उसका बुलावा आ चुका है नाजी सेना के द्वारा। कंसंट्रेशन कैंप में उसको बुलाया गया है। और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, सेना की बर्बरता का ये आलम था कि किसी भी यहूदी स्त्री को वे जब कैंप में बुलाते थे उसका दुर्व्यवहार उसके साथ करते थे। ये है हरमन पीटर के पिता और अगस्टे के पति। अब ये हरमन पीटर कौन है? हरमन पीटर एन से थोड़ा सा बड़ा है लड़का, और जो अज्ञातवास में रहता है अपने माता और पिता के साथ। ये है उसके पिता, और अभी माँ का भी चित्र आएगा आगे। ये है पीटर की माँ और इनका नाम है अगस्टे। ये परिवार उसी एनेक्सी में एन फ्रैंक के परिवार के साथ रहता था। ये है पीटर, ये अगस्टे, ये है पीटर। और पीटर एन फ्रैंक से कुछ ही बड़ा था, 3-4 साल, लेकिन एन फ्रैंक की अपेक्षा वह काफ़ी परिपक्व था, काफ़ी मैच्योर था। बहुत बार ऐसा लिखा है एन ने कि वह पीटर की ओर आकर्षित होती थी, क्योंकि 13 साल की कोई भी बच्ची या कोई भी बच्चा बहुत सारे मानसिक, शारीरिक और कहना चाहिए भावनाओं के संवेग में बहता है। बहुत सारे बदलाव होते हैं इस उम्र में, किशोरावस्था होती है। तो एन अपनी भावनाएं पीटर को बताना चाहती थी। वह बताना चाहती थी कि वह पीटर को पसंद करती है, लेकिन पीटर बहुत ही समझदार था और पीटर उस समय की मांग को समझता था कि उस समय सबसे ज़रूरी ये था कि किसी तरह से दूसरे विश्व युद्ध के इस समय में एनेक्सी में बचे रहना। वह भी यहूदी परिवार से था, तो उसे भी एनेक्सी में उसने शरण ली थी, और अज्ञातवास का लंबा 2 साल का समय उसने भी एन फ्रैंक के साथ काटा था। लेकिन उसने कभी भी एन फ्रैंक की उन भावनाओं को, जो कि उसके मन में कोमल भावनाएं थी, उनको तवज्जो नहीं दी, उन पर ध्यान नहीं किया, और वह एक दोस्त की तरह एन के साथ व्यवहार करता रहा। ये हरमन पीटर और अगस्टे का बेटा पीटर। ये एल्बर्ट डसेल, एक परिवार और था, और एल्बर्ट डसेल ज़्यादातर एन की शिकायतें करते रहते थे, जिससे कि एन की माँ उसको बहुत मारती थी। इससे पहले जो हमने चित्र देखा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसको दोबारा दिखाना चाहूँगी आपको। ये स्त्री, ये है, निकल गया फिर से, ये है मेपी ओपेक्टा, ऑटो फ्रैंक की कंपनी की सचिव। मैंने इस चित्र के बारे में आपसे क्यों कहा ये भी मैं बताना चाहूँगी कि ये जो सेक्रेटरी थी, ये जो सचिव थी, ये सचिव एक महत्वपूर्ण स्त्री है, महत्वपूर्ण पात्र है हमारी इस डायरी की कहानी में, क्योंकि जब एन फ्रैंक को तहखाने से नाजी सेना उठाकर ले गई तो उसकी डायरी वहीं ज़मीन में गिरी हुई रह गई। जब उनको ले जाने के बाद काफ़ी समय के बाद
उस एनेक्सी को साफ किया गया तो इस सेक्रेटरी ने उस डायरी को संभाल करके दराज में रख दिया मेज़ की, और काफ़ी लंबे समय के बाद जब वह ऑटो फ्रैंक से मिली तो उसने ऑटो फ्रैंक को ये डायरी दी। ये डायरी ऑटो फ्रैंक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, शायद सबसे बड़ा उपहार था। और जैसा कि अभी अभी अनन्या ने बताया है कि ये डायरी उसके पिता ने, एन फ्रैंक के पिता ने उसको दिलवाई थी जन्मदिन पर, और एक गुड़िया भी दिलवाई थी जिसका नाम किटी उसने रखा था। तो ये डायरी और इस डायरी में लिखी हुई हर बात जो किटी को संबोधित की गई है, श्री फ्रैंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत उनके भावनाओं में बहने का समय था जब उन्होंने उस डायरी को उठाया। ये डायरी कैसे प्रकाशित हुई इसके बारे में अनन्या अभी आपको बताई। तो आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से लोग हैं जो एन फ्रैंक के पास रहते थे, उसके जीवन में महत्व रखते थे। ये भी एक सचिव हैं ऑटो फ्रैंक की, और इसके बाद ये ऑटो की कंपनी में काम करने वाले लोग हैं। ऑटो फ्रैंक की कंपनी में ये भी विक्टर भी काम करते थे वहाँ पर, और ये जो सचिव जिसने डायरी संभाली उसके पति हैं। ये सब लोग सब के सब ये छुपने के बारे में जानता था, और ऐसा माना जाता है कि शायद इसी के माध्यम से नाजी सेना को ऑटो फ्रैंक के परिवार के बारे में पता चला था कि वो यहाँ पर छुपे हुए हैं। तो ये सभी पात्र, क्योंकि हमने इनके चित्र देखे हैं, हमें ये अंदाज होता है कि इस कहानी में बहुत सारी कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ होती हैं, कहानी पढ़ी कहानी समाप्त हो गई, लेकिन कुछ कहानियाँ सच्ची कहानियाँ होती हैं, और इन सच्ची कहानियों में सबसे सच्ची कहानी जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वह है डायरी के पन्ने। अनन्या, मैं चाहूँगी आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। मैम, जैसे आपने अभी अभी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया है जी, तो इसी स्टोरी में हमारी बुक में ही जो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें एन ने की हैं वो मैं अभी ही बता देती हूँ ताकि लोग सब याद रहे। जी, इसमें जो इनके एन जब बाहर रह रही थी अज्ञातवास में, जी, तो इसे डॉक्टर डस्सेल जो कि डेंटिस्ट थे उनके साथ में अपना रूम शेयर करना होता था। और स्टार्टिंग में डस्सेल के बारे में ये इंट्रोडक्शन दिया गया था कि वो बच्चों के साथ बहुत ही प्यार से बर्ताव करते हैं, बहुत ही अच्छे से उन्हें ट्रीट करते हैं। लेकिन क्योंकि एन उनके साथ रह रही थी तो उसने ये लिखा है कि डॉक्टर डस्सेल बहुत ही उबाऊ और एकदम मास्टर तरीके से इंसान है, जैसे मास्टर भी होते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे लंबे भाषण सुनाया करते थे छोटी छोटी गलतियों पे। और जब एन उनकी बात को इग्नोर कर देती थी तो वो जाकर के उसकी माँ से शिकायत कर देते थे ताकि उसकी माँ भी सेम वही भाषण एन को फिर से सुनाए। इसके अलावा एन ने आगे चल के कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, कई ऐसे एंट्रीज हैं जिसमें उसने 2 लोगों के बारे में गलत कहा है काफी ज्यादा, और वो हो जाएंगी पीटर की माँ जो अगस्ते वानदान है, नहीं अगस्ते है ना, अगस्ते वानदान वो, और डॉक्टर डस्सेल, इनकी दोनों के बारे में एन ने आगे चल के भी काफी बुरी बात। अनन्या, एक बार हम ले लेते हैं कि कौन कौन रह रहा था एनेक्सी में। नंबर 1 एन, नंबर 2 मार्गोट, नंबर 3 मार्गोट और एन की माँ, नंबर 4 डॉक्टर डसेल, नंबर 5 डॉक्टर डसेल की पत्नी मिसेस डसेल, नंबर 6 पीटर, नंबर 7 पीटर के पिता, और नंबर 8 पीटर की माँ। तो ये 8 लोग एनेक्सी में रह रहे थे, है ना? मैं ठीक बोल रही हूँ? हाँ, ठीक है। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि ये लोग रह रहे थे। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। एन फ्रैंक की बहन, एन फ्रैंक की माँ, ये एक परिवार हुआ। दूसरा परिवार हुआ पीटर पापा भी रह रहे थे। हाँ, हाँ जी, ऑटो फ्रैंक, हाँ, ऑटो फ्रैंक आते जाते रहते थे ना, क्योंकि वो बाहर का भी देख रहे थे और वो बचते बचाते बाहर निकलते थे और फिर बाहर से जाकर काफ़ी समय बाहर भी रहते थे क्योंकि उनका काम भी था बाहर, और सारा सामान भी जुटाना होता था। अपने सेक्रेटरीज के माध्यम से वो सामान भी पहुंचाते थे। तो पीटर की माँ, पीटर के पिता, और एक और थे मिस्टर डसेल और मिसेस डसेल। तो कहने का मतलब ये है, ये 8 लोग पूरी तरह से उस एनेक्सी में, उस तहखाने में रहते थे, और ऑटो फ्रैंक आते जाते रहते थे जो कि एन के पिता थे। अनन्या,
थोड़ा सा आप बताओ, फिर बच्चों के जो सवाल हैं उनको लेंगे। बोलिए। जी मैम। पीटर के बारे में एन ने ये बातें कही हैं कि पीटर और उसने ये वादा किया था एक दूसरे से कि वो कभी लड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो दोनों वहाँ जब अज्ञातवास में थे तो वो काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। और कई बार ऐसा होता था कि पीटर एन को वो बातें भी कह लेने देता था जो वो अपनी माँ को नहीं कहने देता था, माँ से नाराज हो जाता था, पर क्योंकि उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो लड़ेंगे नहीं, तो वो कई बार एन को कई सारी बातें उसकी माफ कर देता था। लेकिन फिर भी एन पीटर के बारे में ये कहती है कि वो काफी शांत है, काफी मैच्योर है, लेकिन कई बार एन को ऐसा लगता था कि वो अपनी असलियत उससे छुपाता है। वो काफी गुन्नों की गुन्ना, ये शब्द उसने इस्तेमाल किया है, गुन्ना। आप नोट कर लेंगे कि गुन्ना उसने कहा है जो अपने मन की बात दूसरों से शेयर नहीं करता है। हाँ बोलिए। और डायरी जिस टाइम पे पब्लिश हुई है उस टाइम पे भी जब ऑटो फ्रैंक ने इंटरव्यूज दिए हैं तो उन्होंने ये बात कही है कि एन अपनी माँ के मुकाबले अपने पापा से ज्यादा क्लोज फील करती थी और मार्गोट अपनी माँ से ज्यादा प्रेम करती थी, मतलब माँ से ज्यादा उसकी बनती थी। तो इस तरीके से हमेशा उनमें इस तरीके का डिवीजन रहता था। और उनके इस प्यार का एक ये भी प्रदर्शन है कि एन ने अपनी डायरी कई बार अपने पापा को पढ़ के सुनाई थी। जब वो कभी कोई अच्छी चीज दिखती थी तो वो उनको पढ़ के सुनाती थी। और इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट मैंने देखी, जो हम लोग काफी टाइम मिस कर देते हैं, कि एन ने एक जगह पे उसने जब उसको ये रियलाइज हुआ कि जब उसने सुना कि कैबिनेट मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है कि उसकी डायरी, लोगों की डायरी पब्लिश कराएंगे वॉर के बाद, तो उसने अपनी डायरी काफी एडिट की है और उस एडिशन में उसने वॉर की डिटेल्स को ऐड करना शुरू किया। पहले वो इतना ऐड नहीं करती थी, अपने जो जिन बातों में उसे डर लगता था वो बताती थी, या छोटी मोटी बातें जो उसने सुनी वो बता देती थी। लेकिन जब उसे ये खबर मिली है कि उस डायरी पब्लिश करवाई जा सकती हैं, उसके बाद उसने काफी सारी बातें ऐड की हैं। और उनमें से एक बात जो मुझे काफी इम्पोर्टेंट लगी वो ये कि उस टाइम पे ये जानते हुए भी कि यहूदियों की मदद करना गलत माना जाएगा, काफी लोग मदद कर रहे थे। सिर्फ उसके दोस्त नहीं, सिर्फ उसके पापा के दोस्त ही नहीं, बल्कि ये भी था कि राशन कार्ड्स जो थे वो नए बनवाए जाते थे छुप छुप करके, ताकि अज्ञातवास में छुपे हुए लोगों को खाना मिल सके। और यस मैम, और एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वो उसका नाम उसने स्पेशली मेंशन किया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो खुलकर के नाजी के जो ये सब कर रहे थे उनका अपोज कर रहे थे, वो अज्ञातवास में छुपे हुए लोगों की हेल्प कर रहे थे। बहुत अच्छे। और उसके वॉर का एक बहुत ही बुरा इफेक्ट एन ने बताया है, कैसे उस टाइम पे चोरी के मामले बहुत बढ़ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि दीवारों को काट कर उस टाइम पे जो सड़कों पर खड़ियां लगी होती थी या पोल्स लगे होते थे, उनके पुर्जे भी उतार लिए जाते थे। और हाँ, ये बात भी है कि जर्मनों में ये रिवाज होता है कि अंगूठी पहननी चाहिए, तो उस चोरी चकारी के डर से उन लोगों ने अपनी अंगूठी पहनना भी, ये रिवाज भी छोड़ दिया। और इसी के साथ में एन ने सेंधमारी का एक किस्सा लिखा है जो इम्पोर्टेंट है। उसने ये बताया है कि कैसे एक रात के टाइम पे पीटर एकदम से उनके रूम में आया और वो चुपके से उसके पापा को बुला करके ले गया, और तीनों जो मर्द थे वो नीचे जाके कुछ खुस करने लगे। तो सारी जो औरतें थी वो डर गई, क्या हो गया है, ये लोग क्या छुपा रहे हैं। और तभी एकदम से नीचे धमाका होता है। तो एन के जो पापा है वो आकर के कहते हैं कि जल्दी से छुप के सारी लाइट ऑफ कर दो, सारे छुप के बैठ जाओ, क्योंकि चांसेस है कि पुलिस आने वाली। अब कोई अगर हमारे टाइम पे पुलिस का नाम सुनेगा तो वो सेफ फील करेगा, लेकिन एन का परिवार पुलिस का नाम सुनते इतना डर गया कि उन लोगों के मुंह से एक वर्ड नहीं निकला, क्योंकि इसका मतलब है पुलिस को जर्मन भाषा में गेस्टापो कहा जाता था। तो गेस्टापो ये पुलिस थी, ये खुफिया पुलिस थी ये, जैसे आजकल सीबीआई है, सीआईडी है, इस तरह की खुफिया पुलिस एडोल्फ हिटलर की हुआ करती थी, जिसको हम गेस्टापो कहते थे उस समय। हाँ जी अनन्या।
और उन लोगों ने फिर जो आदमी थे उन्होंने थोड़े होम गार्ड्स के साथ मिलकर नीचे छानबीन की, तो उन्होंने देखा कि जो मेन गेट है उसका आधा फट्टा गायब हो चुका। बिल्कुल, वो बम से उड़ा और- दिया गया था दीवार को। वो दीवार को, इसको कहते हैं सेंध मारना। चोरी करना बहुत तरह से चोरी होती है, एक चोरी सेंध मार कर की जाती है। तो सेंध मार का मतलब हुआ दीवार को पूरा तोड़ देना, और दरवाजे वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, सीधे दीवार को ही बम से उड़ा दो। तो वो सेंध मार करके वहां पर उस समय पूरी चोरी, क्योंकि जगह भी ज्यादा बन जाती है, दीवार टूट गई तो कुछ भी निकाल के ले जा सकते हैं। तो अनन्या, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी आज अब, क्योंकि बहुत कम समय है, कुछ बच्चे पूछना चाहते होंगे, तो मैं चाहूंगी आप में से जो बच्चा कुछ भी पूछना चाहता है, इस पाठ से जुड़ी बात जो अनन्या ने बताई, जो मैंने बताई, या जो आपके मन में विचार आया, तो आप अनन्या से पूछ सकते हैं। मैं भी हूँ अनन्या के साथ, मुझसे भी पूछ सकते हैं। बताइए बेटा। इतनी लंबी कहानी में कौन सी चीज ऐसी है जो आपको अभी डाउट हो रहा है कि ये समझ में नहीं आया, ये क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वगैरह वगैरह? या अगर किसी ने खुद पढ़ी हो तो हाँ, कोई किसी, doubt हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वीडियोस तो आप कल देख ही चुके होंगे। हाँ, बताइए बेटा। मैम डायरी का पब्लिश कब हुआ था? जी, दोबारा बोलिए बेटा। मैम डायरी कब मतलब पब्लिश डायरी की गई? पब्लिश कब हुई अनन्या, बताइए बेटा। मैम ने जैसा कि बताया है कि मैं आपको पूरी बात बताऊं तो हाँ, बताइए। आपकी इसमें बुक में नहीं है। बुक में नहीं है एन ये? जो है अनन्या, अनन्या, Yes. बेटा ये चीज बुक में नहीं है, इसलिए जो रफ कॉपी आपके बराबर में रखी हुई है उसको, उस पर आप नोट कर लेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहानी के पीछे चल रही हैं या कहानी के बाद की हैं और आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे भी जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो आप हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो एन की ये डायरी कब पब्लिश हुई, कैसे प्रकाशित हुई, कितनी कठिनाई आई उसे प्रकाशन में, और आज तो आप स्थिति जानते हैं, संसार की सर्वश्रेष्ठ डायरी कहलाती है ये। तो अनन्या बताइए प्लीज। जी मैम, ये जो डायरी है, जब आप इसकी ओरिजिनल वर्जन, इंग्लिश वर्जन या डच वर्जन अगर आप पढ़ें तो आप रियलाइज करेंगे कि 1944 में 1 अगस्त को एन ने आखिरी बार डायरी लिखी है। ये क्योंकि ये उसके डेट, 3 दिन बाद ही एन की ये डेट आप नोट कर लेंगे। अगस्त 1944 में ये डायरी अंतिम बार लिखी गई। क्यों? क्योंकि उसके कुछ समय के बाद एन को भी कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, और जहां फरवरी 1945 में उसकी मृत्यु हो गई। अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया है, बाकी चीजें मैं अगले पाठों में धीरे धीरे आपके सामने खोलूंगी, क्योंकि ये पाठ इतना दिल को छू लेने वाला है। किसी के द्वारा किए गए कुकृत्यों, बुरे कर्मों की गाथा है ये, कहानी है ये। तो जब मैं आपके सामने ये बात रख रही हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पाठ का अंत में एक वाक्य से करूंगी जो मैं सबसे बाद में बोलूंगी। बस आप ये डेट नोट कर लीजिएगा, 1944 अगस्त। हाँ, बोलिए अनन्या। और इस 1 अगस्त को उसने अपनी लास्ट एंट्री लिखी है, क्योंकि उसके 3 दिन बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया उनकी फैमिली के साथ में। और ये माना जाता है कि उनकी ऑफिस में से ही किसी ने गेस्टापो को ये बात बताई थी। तो जब वो लोग चले जाते हैं तो इनके साथ जो सेक्रेटरी और जो हेल्पर्स होते हैं उनको भी पकड़ लिया जाता है और उन्हें उनसे पूछताछ होती है, क्योंकि उन्हें भी ऑफकोर्स पनिश करना होगा यहूदियों की हेल्प करने के लिए। तो जब बेथ और मियप वापस आते हैं और वो इनके घर में मतलब देखते हैं सामान संभाल के रखने के लिए, तब उन्हें एन की डायरी मिलती है और वो ये सोचते हैं कि एन जब वापस आएगी वॉर के बाद तो हम उसकी डायरी वापस कर देंगे। लेकिन ऑफ कोर्स अगले साल ही फरवरी में उसकी मौत की खबर आ जाती है। उसके बाद कुछ ही टाइम बाद वॉर खत्म हो जाती है, और वॉर खत्म होने के बाद जब उसके पापा वापस आते हैं, उनके पापा ही पूरी फैमिली में बचते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो उनकी सेक्रेटरी जो है वो उन्हें डायरी देती है। तो उसे पढ़ के मैंने ये ऐसा पढ़ा कि ऑटो फ्रांक उस डायरी को पढ़ के काफ़ी भावुक हो गए, काफ़ी रोने लगे, और उन्हें ये लगा कि मेरी बेटी की अगर इच्छा थी कि मैं वो इस डायरी को पब्लिश कराना चाहती थी तो मैं ये पब्लिश कराऊंगा। और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके उन्होंने पहले डच में ये बुक पब्लिश कराई अपने फ्रेंड्स के थ्रू, और उसके बाद में जब डच में ये काफ़ी फेमस हो गई तो इन लोगों ने इसके काफ़ी ट्रांसलेशन करवाए, और अभी तक ये मैंने
ने पढ़ा था कि अभी तक ये जापान में सबसे ज्यादा फेमस हुई है, हाँ, सबसे ज्यादा वहाँ पे, बल्कि एन को एक पब्लिक फिगर माना जाता है जापान में, क्योंकि जापान उन देशों के साथ था जो जर्मनी सेनाओं का विरोध कर रहे थे दूसरे विश्व युद्ध के समय। तो मैं एक चीज़ यहाँ और बताना चाहूँगी, 1952 में ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुई और विश्व व्यापक ख्याति जो प्रसिद्धि इसको मिली वो अंग्रेजी भाषा में पब्लिश होने के बाद मिली। पहले ये डच भाषा में प्रकाशित हुई और फिर उसके बाद संसार की सभी प्रमुख भाषाओं में इसको प्रकाशित किया गया। और आज मैं जैसा बता चुकी हूँ, अनन्या ने भी कई बार बताया है, आज 13 साल से लेकर 15 साल तक की उस बच्ची की लिखी हुई ये डायरी, हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी छोटी बच्ची क्या लिख सकती होगी, क्या सोच सकती होगी। जब हम 13 साल के थे तो हमें कितनी समझ थी, हम कितना लिख सकते थे, कितना व्यक्त कर सकते थे अपनी भावनाओं को। अपने से हम हमेशा तुलना करके देखें तो पाएंगे अभी बहुत सारी बातें हैं। ये पाठ मुझे लगता है 3 या 4 दिन चलेगा, तो बहुत सारी बातें हैं जो एन के बारे में हमें आपस में करनी है, जो हम धीरे धीरे आगे करेंगे। तो पंकज, मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कोई और बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए। बेटा बिल्कुल संकोच नहीं करना है, पूछिए। जी बेटा, हमारे पास समय कम है, आपका अगला पीरियड भी होने वाला है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। तो मैं जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अंत में एक बात आपसे कहूँगी जो आपके अगली क्लास में आने तक आपके रोंगटे खड़े नहीं करते, तो वो उस बात का कोई वजन नहीं होगा। और इस बात को कहने से पहले मैं अनन्या का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अनन्या बेटा, आप यहाँ आए, आपने समय निकाला। मैं जानती हूँ कि आप बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपने यहाँ आने का समय भी निकाला और इसकी तैयारी के लिए भी समय निकाला। तो इसके लिए मैं आपको बहुत सारा आशीर्वाद देना चाहूँगी और हम आपको बुलाते रहेंगे। और अब आपका वीडियो जब ठीक हो तो आप मुझे बताना, तो मैं किसी भी पार्ट में आपको बुला लूँगी। थोड़ा सा नेटवर्क की आज दिक्कत रही, हम आपका चेहरा नहीं देख पाए, शुरुआत में देखा बस। तो जब चेहरा देखकर हम कोई बात को समझते हैं तो और ज़्यादा समझ में आती है। बच्चों, मैं पाठ का अंत करने जा रही हूँ और ये जो मैंने कहा था कि मैं अंतिम बात आपके सामने कहूँगी वो ये है कि संसार की एक बहुत नामी लोकप्रिय इतिहासकार हुई हैं जिनका नाम है इलिया इहरनबुर्ग। इनका जिक्र आपके इस पाठ में भी है और इस पाठ का पहला प्रश्न आपके लिए यही है। इलिया इहरनबुर्ग ने ये लिखा है कि एन की आवाज़ केवल 13 साल की एक बच्ची की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ उन 60 लाख, याद रखिएगा फिगर को, 60 lakhs, 60 लाख यहूदियों की आवाज़ है जो यातना गृह में मारे गए। आप सोच सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके कारण 60 लाख लोग मारे गए हों। मुझे ये बात कहते हुए भी सिहरन होती है, मुझे ये बात कहते हुए भी दुख होता है। और जितनी पीड़ा इस बात को कहते हुए होती है, न जाने उससे कितनी गुना ज़्यादा पीड़ा उन लोगों ने सहन की होगी जिन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में, गैस चैम्बर्स में, जहरीली गैस में जिंदा, इन गैसों को चालू करके, आरंभ करके जिंदा मरने पर मजबूर किया गया होगा। तो एडोल्फ हिटलर की दर्दनाक स्थिति लाने वाली, मतलब लोगों को दर्द देने वाली ये गाथा है और इसके बारे में हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं और किसी को भी आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत करूँ, क्योंकि जो इतिहास का जानकार है वो आपके सामने और भी अच्छा इस पाठ को प्रस्तुत कर सकता है। हम तो सिर्फ इधर उधर से इकट्ठी की हुई सूचनाएं या पाठ की सूचनाएं आप तक पहुँचा सकते हैं। तो मेरी कोशिश, हाँ बोलो बेटा। मैम, एक बात जरूर कहना चाहूंगी। बोलिए बेटा। जो आपने अभी कहा और जिस टाइम पे हमने भी ये चैप्टर डिस्कस किया, उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब आप हमें पढ़ा रही थी उस टाइम पे हम लोगों ने आपने हमें एक स्टोरी सुनाई थी, बताइए। जिसमें एक साहूकार होता है और सेठ होता है। बिल्कुल। अनन्या, मैं रोकूंगी आपको। मैं इसलिए रोकूंगी, 2 कारण। पहला, टाइम पूरा हो रहा है और इन बच्चों के मन में वो क्यूरोसिटी बनी रहे
कि हम अगली क्लास में इस कहानी से शुरू करेंगे। मुझे याद आ गई कहानी। तो सॉरी अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैंने रोक दिया, लेकिन मुझे समय का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। 9:46 हो गए हैं। तो अनन्या को एक बार और धन्यवाद देते हुए बच्चों आप लीव कर सकते हैं। मैं वीडियो भी स्टॉप कर रही हूँ। वीडियो भेज दूँगी, अभी थोड़ी देर में भेज दूँगी।